हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने भारत और चीन के संबंध को बिल्कुल विस्तार से सारी चीजों को समझा, बिल्कुल बैकग्राउंड से लेकर के करंट सिनारियो तक की सारी चीजें। आज के इस क्लास में हम सेम उसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को समझने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं कितने ज्यादा तनावपूर्ण हैं, तो आखिर ये तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, उनमें विकास कैसे कैसे होता गया और वर्तमान में क्या परिस्थितियां अभी करंट टाइम पर है, तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा कि साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की जो क्लासेस चल रही है, ये वीडियो उसी का ही एक पार्ट है। वैसे तो हम अपनी क्लास में अभी करंट टाइम पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक क्लास यूट्यूब पर ऑलरेडी आपने देखी होगी जिसमें हमने भारत और चीन के संबंध को समझा था। आज की क्लास में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें हमने अदर जो पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, करंट टाइम पर क्या बातें हैं, सारी चीजों को हमने डिटेल से समझा हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्लास परचेस कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं आज के इस क्लास में। और जैसा कि हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आप सभी को पता है कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं, तो बिल्कुल इसके बारे में भी एक ओवरव्यू अगर हम लोग ले लें तो मैं क्या करने वाला हूं ना, क्रोनोलॉजी के माध्यम से सारी चीजों को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के करेंट टाइम तक क्या क्या चीजें जो है डेवलप हुई हैं। स्टार्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं बेसिकली जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। तो इंडिया और पाकिस्तान जब दो नए देश बन करके उभरे, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध है उनमें किस प्रकार से चीजें देखी गई, तो सारी चीजों को कवर करेंगे। अलग अलग कालखंड में मैंने इसे डिवाइड किया है पूरे लेक्चर को, प्रथम कालखंड, द्वितीय कालखंड, और हर कालखंड के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक बातों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम चरण के अंतर्गत हम जब विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर कश्मीर को लेकर जो हमारा विवाद चल रहा था पाकिस्तान से, वो सारी चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा देखो, थल सीमा को लेकर के लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर के भी लड़ाई चल रही थी, है ना। नदियों का जो पानी है, मुख्य तौर पर हम बात करें सिंधु नदी अपवाह तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, इस नदी प्रणाली के पानी के उपयोग को लेकर के भी विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद हम द्वितीय कालखंड के अंतर्गत जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और उसके बाद 1971 में जो युद्ध हुआ, सारी चीजों को डिटेल से हम लोग कवर करते चलेंगे। तृतीय कालखंड में इसी प्रकार से देखेंगे प्रॉक्सी वॉर कैसे कैसे शुरू हुआ। अब पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध की स्थिति में तो था नहीं, क्योंकि हर बार वो युद्ध में तो हार ही रहे इंडिया से, भले वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता नहीं है ना, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, अब सीमा पार आतंकवाद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा। तो वो सारी चीजें कैसे कैसे डेवलप हुई, फिर 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया, तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। इसी प्रकार से हर कालखंड को डिटेल में हम लोग समझते चले जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है भारत और चीन के बीच संबंध किस प्रकार से है, वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की एक ना बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस और भी डेमो क्लासेस मैंने ली हुई है यूट्यूब पर, तो आप उन सारी डेमो क्लासेस को जाकर के देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी डेमो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो वैसे हमारी रेगुलर क्लास एप्लीकेशन पर जो चलती है, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, तो आप इसे डेमो क्लास के रूप में कंसीडर कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं। काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर फीस कम करिए करके, पॉलिटिकल साइंस का है ना, डिस्काउंट करके। वैसे हमारी फीस जो एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिली थी वो थी 6,000 रुपए। अभी आज 1 जुलाई से इसमें और कटौती की जा रही है, तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो फीस आपको पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की देखने को मिलेगी वो मिलेगी 5,000 रुपए। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ठीक है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट है, 29 नवंबर को आप सभी को पता है व्याख्याता भर्ती का एग्जाम होना है, ठीक है। मैंने वैसे सेल्फ स्टडी के लिए बुक लिस्ट के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं वो उस वीडियो को देख करके बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं।
जिन्हें रिक्वायरमेंट है कोर्स की, जो चाहते हैं कि एक मेंटोर मिल जाए, एक टीचर मिल जाए जो हमें गाइड करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको एक पूरा गाइडेंस चाहिए तो आप पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बैच चल रही है वो एनरोल कर सकते हो उस पर। तो पहले फीस 6,000 रुपए थी, अब इसमें 1,000 रुपए की और कटौती की जा रही है। अब काफी सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो ठीक है, एकेडमी के द्वारा, टीम मैनेजमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इसमें 1,000 रुपए की हम और कटौती करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक हमारी जो क्लासेस है वो पहुंच सके। ठीक है, तो अभी आपको ये जो क्लास है वो 5,000 रुपए में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। नाउ डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझ लेना जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद किस किस एरिया को लेकर, एक थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला मैप आप देखेंगे ना, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को तो दिखाया ही गया है, साथ में डिस्प्यूटेड जो एरियाज हैं, विवादित जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनकर उभरे, देखो दोनों को आजादी मिली थी भाई एक ही दिन, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही होशियार है, वो कहता है कि हमको एक दिन पहले आजादी मिली। ऐसा है नहीं बिल्कुल। ठीक है, आजादी दोनों को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को मिली। ठीक है, 12 बजे, जैसे कि 12 बजने के बाद पता है ना आपको अगला दिन लग जाता है, तो 15 अगस्त को दोनों को आजादी मिली। पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, कुछ ज्यादा ही होशियार है, आप सभी को तो पता ही है। ठीक है, तो उस समय पाकिस्तान दो भागों में था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का जो पाकिस्तान है, उस समय वेस्ट पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश था? ये वाला जो आज के समय पे बांग्लादेश है। 1971 में जाकर के बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन जाएगा भारत की मदद से। ठीक है, तो पाकिस्तान उस समय दो भागों में था। यहां पे अगर हम लोग बात करें, अभी अब करंट पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र में भारत के, पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान पड़ोसी देश हमारा, तो सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है ना, उसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। थोड़ा जियोग्राफी का फैक्ट है, याद रखने की आवश्यकता है बिल्कुल, भले एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन इतना ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3323 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ, 4096.7। सेकेंड नंबर पर चाइना के साथ 3488, और तीसरे नंबर पर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ठीक है, नाउ ये जो सीमा रेखा है, इसको अगर आप लोग देखेंगे, आपको पता ही है सारी चीजें, गुजरात से लेकर के राजस्थान, ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें हम देख रहे हैं। पंजाब हो गया, इसके अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हम देखते हैं। पहला तो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, बाद में दो अलग अलग केंद्र शासित बना दिए गए। जब अलग अलग केंद्र शासित बनाया गया प्रदेश इनको, तो पाकिस्तान ने उस समय भी काफी सारे बयानबाजी की कि भारत सरकार ऐसा कैसे कर रही है, भाई हमारा एरिया तो हम कुछ भी करें, है ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो कुल एरिया है सारा का सारा, अब मैप में तो हम सारी चीजें देखते हैं, लेकिन सारे के सारे क्षेत्र पर भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है, कुछ एरियाज पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। ठीक है, 1/3 जो क्षेत्र है ना जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान के कब्जे में है। अनफॉर्चुनेटली जब लड़ाई हुई, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई है। जिन क्षेत्रों को लेकर के विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा प्रमुख है। दूसरा आपको एक देखने को मिलेगा, गुजरात का जो क्षेत्र है सरक्रिक, ठीक है, तो उसके जल के बंटवारे को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है। तो सरक्रिक क्षेत्र है ना, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक एक चीजों को डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। बाकी चाइना के साथ रिलेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें डिटेल से कवर की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो यूट्यूब पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 9 चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल से कवर करते हैं। तो पहला कालखंड जिसका टाइमलाइन मैंने डिसाइड किया 1947 से 1965 तक, इस समय काल में भारत और पाकिस्तान के संबंध किस प्रकार से विकसित हुए, कहानी के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो बस
क्या करेंगे, एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि 1947 15 अगस्त को दो अलग अलग देश बनकर उभर कर आए, एक था भारत, एक था पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के बनने की शुरुआत जो है वो काफी पहले हो चुकी थी। बनने की शुरुआत कहने का मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी को पता है, पाकिस्तान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो वो बेसिकली चाहते थे कि भैया हिंदू और मुसलमान जो है ना वो दो अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं, दो अलग अलग संस्कृति साझा करते हैं, तो दोनों का एक ही देश में रहना जो है वो इम्पॉसिबल है। ऐसा मानना था किनका, मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, और साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के बारे में आप सभी को पता है 1906 में इसका गठन हुआ। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करते हैं 1885 में जिसकी स्थापना हुई, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी 1906 में। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का तर्क था, साथ में मुस्लिम लीग पार्टी का भी यह तर्क था कि भैया दो अलग अलग संस्कृति साझा कर रहे हैं, दो अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपस में टकराव रहता है, तो एक देश में दोनों का रहना सद्भावपूर्ण पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो अलग अलग देशों का निर्माण किया जाना चाहिए। जब आजादी हमें मिलेगी तो आजादी के बाद एक देश नहीं रहेगा, दो अलग अलग देश रहेंगे, एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमानों के लिए। ऐसा मानना था मोहम्मद अली जिन्ना का। और ये जो टू नेशन थ्योरी जो है ये बेसिकली इसकी जो अगर हम लोग बोले इसका प्रतिपादन अगर किसी ने किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया 1940 में। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बेसिकली जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी प्रदान की, जिसके अंतर्गत वही हिंदुओं के लिए अलग कंट्री, पाकिस्तान के लिए मतलब मुस्लिमों के लिए अलग कंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और जब भारत आजाद होता है तब बेसिकली आपको यही देखने को मिलता है, दो अलग अलग देश बनकर के उभरते हैं। अब दो अलग अलग देश बनकर उभरते हैं वो तो ठीक है लेकिन क्या होता है ना, अब पाकिस्तान अलग देश बन गया, भारत अलग देश बन गया। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे हिंदू हैं, ठीक है, वहां पर हिंदू भी तो रहते थे, उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न काफी ज्यादा किया जाने लगा। अब वो भाग करके कहाँ आ रहे, इंडिया आ रहे हैं। इसी प्रकार से इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, उनको लगता है कि यार इंडिया से ज्यादा सेफ कंट्री उनके लिए पाकिस्तान है, तो वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो जब भारत आजाद हुआ इस समय एक बड़ा शरणार्थी संकट मतलब विकसित हुआ, काफी बड़ी संकट हमको देखने को मिली, जिसके तहत ना करोड़ों जो लोग हैं वो विस्थापन करने लगे, माइग्रेशन करने लगे, इंडिया से पाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान से इंडिया आने लगे। तो करोड़ों लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो रहा है। अब शरणार्थी संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है, देखो जब हम आजाद हो रहे हैं हमारी साक्षरता दर उस समय थी लगभग 15% के लगभग। खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर थे। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन भी हम नहीं कर पा रहे थे। शिक्षा व्यवस्था नहीं थी सही तरीके से, स्वास्थ्य की सुविधा सही तरीके से नहीं थी। देश जो है एक प्रकार से मैं ये कहूं कि गरीबी में जीवन यापन कर रहा था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जब एक तो हम आजाद हो रहे हैं, नए नए देश बन रहे हैं, उसके बाद से करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो उन करोड़ों लोगों के रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा, है ना, तो सारी जो चीजें हैं काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो इससे निपटना एक तरफ काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था, और ऊपर से हमको क्या देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान एक अलग देश बना, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जैसे ही देश बना विवाद शुरू हो गए, सीमा रेखा को लेकर विवाद शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद शुरू हो गया। तो सारी चीजें हमको साथ में देखने को मिल रही है। तो आप सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए कि ये जो परिस्थिति है वो भारत सरकार के लिए कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही होगी। तो टू नेशन थ्योरी दी गई 1940 में। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग 1947 में जब दो अलग अलग देश बने, है ना, टू नेशन थ्योरी जो बेसिकली सिद्धांत दिया गया था। अच्छा, हिंदू महासभा जिसके प्रमुख लीडर थे, फाउंडर थे, बेसिकली हम बात करें वीर नारायण सावरकर, उनके द्वारा भी ये जो टू नेशन जो थ्योरी है ना, जो जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, उन्होंने भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। वो भी ये मानते थे कि भैया हिंदू और मुसलमान एक ही देश में रह नहीं सकते, तो बेटर है कि हिंदुओं के लिए एक अलग कंट्री हो, पाकिस्तान और मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री हो। वीर सावरकर का भी बेसिकली यही कहना था। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं आजादी के समय काल में। नाउ 1947 में बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके तहत दो अलग अलग देश बने, भारत और पाकिस्तान। और आप सभी को पता है कि देसी रियासतें भी हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया में। देसी रियासतों की कुल संख्या उस समय थी कितनी, 565। ठीक है, 565 देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी।
अब देसी रियासतों को एक विकल्प दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनकर आजाद हुए, देसी रियासतों को एक विकल्प दिया गया। भैया क्या विकल्प दिया गया? इनके पास तीन रास्ते थे, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक विकल्प ये अपना सकते थे। जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी संख्या थी 565, तीनों में से कोई एक विकल्प अपना सकते थे। अधिकांश जो देसी रियासतें हैं, अब देखो देसी रियासतें हैं वो ब्रिटिश इंडिया जो टेरिटरी थी उसके अंदर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रहना कौन नहीं चाहेगा? इंडिपेंडेंट रहना तो चाहते थे। जो बड़े बड़े देसी रियासतें हैं वो ज्यादातर तो सब इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, लेकिन पॉसिबल होना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष भी कहते हैं उनके द्वारा और उनके सचिव वीपी मेनन के द्वारा सभी देसी रियासतों के राजाओं महाराजाओं से जाकर के उन्होंने मुलाकातें की, समझाने की कोशिश की प्यार मोहब्बत से, ठीक है। और अधिकांश जो देसी रियासतें हैं वो किस में शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। कुछ देसी रियासतें हैं वो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी, अल्टीमेटली वो भी भारत में ही शामिल हुई। और कुछ देसी रियासतें ना पाकिस्तान में शामिल हुई। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इंडिया में शामिल होने वाले देसी रियासतों की कुल संख्या थी 552, 552, ठीक है। और बाकी की जो देसी रियासतें हैं वो शामिल हो गई किसमें? पाकिस्तान में। यानी कितनी बची? 13 देसी रियासतें, ठीक है। अच्छा, कुछ देसी रियासतें जो भारत में शामिल हो गई काफी नखरे करने के बाद, उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा अड़ गए थे, भैया हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जिसमें से 3 देसी रियासतें प्रमुख थी, ठीक है। तो 549 तो शामिल हो गए थे, 3 के कुछ ज्यादा ही नखरे थे। एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिलेगा आपको, ठीक। हैदराबाद आप सभी को पता है, और जम्मू कश्मीर के बारे में किसको नहीं पता है। तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 देसी रियासतें थी जो काफी ज्यादा नखरे करने के बाद शामिल हुई भारत में। जम्मू कश्मीर तो भैया शुरू से अलग रहना चाहता था, मतलब इंडिपेंडेंट, क्योंकि विकल्प तो ये भी था ना, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रह सकते हैं, एक स्वतंत्र देश की तरह। तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहता था। वहां के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, ठीक है। अब राज्य ऐसा था जहां पर 80% मुस्लिम निवास करते थे, हिंदुओं की आबादी 20% के अप्रॉक्स थी। लेकिन जो वहां के महाराजा थे, जो देसी रियासत के महाराजा थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, जो हिंदू कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। अब ये क्या चाह रहे हैं? स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया ये। इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। हैदराबाद के बारे में अगर बात करें तो हैदराबाद जो था, वहां के जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान थे, वो चाहते थे स्वतंत्र रहना। बेसिकली ये भारत के मुख्य भूभाग क्षेत्र से घिरा हुआ है, आपको पता है इसकी लोकेशन कहां पर इंडिया के मैप में। और हैदराबाद जो पाकिस्तान, मतलब पहले तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और इंडिपेंडेंट रहने का जब ऑप्शन कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, प्रतीत नहीं हो रहा भैया इंडिपेंडेंट तो रहना पॉसिबल है नहीं, तो फिर ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं। तो पाकिस्तान में कैसे शामिल हो गई? इसकी सीमा तो भैया, इसका जो भूभाग है वो पाकिस्तान से काफी दूर है। और अगर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान पहले 2 पार्ट में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक अलग से और पाकिस्तान रहता, मतलब एक ऐसा देश बनता जो अलग अलग टुकड़ों में है, एक पश्चिम में है, एक पूर्व में है, पूर्व वाला बांग्लादेश जो बन गया, और एक साउथ इंडिया तरफ देखने को मिलता फिर। तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो भारत सरकार का दिमाग खराब हुआ, ठीक है, हैदराबाद को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 13 सितंबर की बात है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, सैन्य कार्रवाई की गई। दिमाग खराब हो गया यार, इंडिया के बीच में रह के पाकिस्तान में इनको शामिल होना है। अच्छा, अधिकांश यहाँ की आबादी कौन? हिंदू, लगभग 75 to 80% जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो हिंदू कम्युनिटी की थी। नवाब कौन थे? मीर उस्मान अली खान, ठीक है, मुस्लिम। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में शामिल होना, जनता तो नहीं चाह रही है लेकिन। तो यहां पर सैन्य कार्रवाई की गई भारत सरकार के द्वारा 13 सितंबर 1948 की बात है, 1948 की बात है, 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, 18 सितंबर 1948 को इन्होंने बेसिकली आत्मसमर्पण कर दिया, भैया ठीक है, टाटा बाय बाय, पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, इंडिया में शामिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन पोलो के चलते जो सैन्य कार्रवाई की गई उसके तहत हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ इसका भी अलग ही चल रहा था। नवंबर 1947 की बात है, यहाँ के जो नवाब थे मोहम्मद महाबत अली खान, ठीक है, इनके बारे में तो काफी सारी स्टोरीज है,
खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। मतलब क्या हुआ था ना, ये भी पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे जूनागढ़ वाले, लेकिन जो मोहम्मद महाबत अली खान जो यहाँ के नवाब थे, बेसिकली अब स्वतंत्र रहने का विकल्प तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तीनों ओर से घिरे हुए इंडिया से, एक ओर से महासागर है, तो वो सोचा महासागर के थ्रू मैं पाकिस्तान से कांटेक्ट कर लूंगा, शिप्स वगैरह मेरे आ जाएंगे तो यहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था ये भी, है ना। और नवंबर 1947 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ये जो हम जम्मू कश्मीर का जो देखेंगे आगे, इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो बातें अक्टूबर 1947 की है। नवंबर 1947 में जूनागढ़ में ये समस्या चल रही है। अब जब भारत सरकार के द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई, यहाँ की भी पॉपुलेशन ठीक वैसी, हिंदू आबादी ज्यादा, ठीक है, 90% के अप्रॉक्स यहाँ पर पॉपुलेशन है हिंदू की, लेकिन जो नवाब है मोहम्मद महाबत अली खान मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे हैं। लोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शामिल होना यहाँ रहने वाले। तो भारत सरकार के द्वारा फिर से यहाँ पर पूरी घेराबंदी की गई, है ना। और बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फिर जो मोहम्मद महाबत अली खां है वो भारत सरकार की कार्रवाई न होकर के भागकर पाकिस्तान चले जाते हैं। तो किस्सा ये है, जब इनके बारे में कहा जाता है कि देखो इनको तो जानवरों से बहुत प्यार था, खास तौर पे अगर बात करें तो कुत्तों से काफी ज्यादा इन्हें प्यार था, डॉग लवर्स से काफी ज्यादा। एक बार तो ऐसा किस्सा भी सुनने को मिलता है कि इन्होंने अपने मतलब जो बेसिकली पेट डॉग्स है उनकी शादी कराई, है ना, और काफी बड़े बड़े अतिथियों को उन्होंने अपने, मतलब जब कुत्तों की शादी कराई तो उसमें काफी बड़े बड़े गेस्ट को इन्होंने बुलाया था उस समय। और जब ये पाकिस्तान गए, ठीक है, भारत सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए, तो ये अपने कुत्तों को साथ लेकर के चले गए पाकिस्तान और अपनी बीवी को ले जाना भूल गए। तो ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, ऐसी स्टोरीज है इनके बारे में, यहाँ के जो नवाब थे उनके बारे में ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है। तो ये तो जूनागढ़ की बात है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 1947 की ये बात है नवंबर की, और उसके बाद 1948 फरवरी में यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया। जनमत संग्रह जिसका मतलब होता है जूनागढ़ में रहने वाले लोगों से डायरेक्ट वोटिंग कराई जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि भैया आप किस में शामिल होना चाहते हो, पाकिस्तान में या इंडिया में। तो उनके पास विकल्प था। 99% वोट आया यहाँ पर इंडिया में शामिल होने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अधिकांश जो यहाँ की आबादी थी वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो 99% वोट आया भारत में शामिल होने के लिए, और जूनागढ़ इस तरह से जनमत संग्रह के माध्यम से भारत संघ का हिस्सा बना। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई से हिस्सा बना, जूनागढ़ जनमत संग्रह से हिस्सा बना। और जम्मू कश्मीर को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद था। इस विवाद को हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 549 तो मिल गए थे, ये 3 देसी रियासतें मिली, तो 552 देसी रियासत भारत में शामिल हो गई, ठीक। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का विवाद मतलब नेक्स्ट लेवल, महाराजा हरि सिंह। अच्छा यहां पे उल्टा है, जैसा हम क्या देख रहे हैं, हैदराबाद और जूनागढ़ के केस में हमने क्या देखा, आबादी अधिकांश हिंदुओं की रहने वाली, लेकिन शासन कौन कर रहा है, मुस्लिम, ठीक है। तो वहां पे चीजें देखने को मिली, जब शासक मुस्लिम है तो शामिल होना चाह रहा है कहां पर, पाकिस्तान में। पहले तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा है, लेकिन आबादी हिंदू और वो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान में शामिल होना, ठीक है। ये चीज हमको देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में ठीक उल्टा सिनारियो, यहां पे जो राजा थे यहाँ के महाराजा हरि सिंह वो हिंदू थे, जबकि पॉपुलेशन की बात करें जम्मू कश्मीर की 80% पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो राजा क्या चाह रहे हैं, पहले तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। अच्छा यहां पर हुआ क्या, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखो, टाइमलाइन से समझना है। 15 अगस्त 1947 आजाद हुए हम लोग, ठीक है। ज्यादा दिन हुआ नहीं है, सितंबर की बात है, एक महीना छोड़े फिर अक्टूबर, लगभग 2 महीने में क्या देखने को मिल रहा है, 22 अक्टूबर 1947। पहले तो जम्मू कश्मीर ने अपनी राय व्यक्त की थी, भैया मेरे को अलग रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना पाकिस्तान में मिलना है ना इंडिया में मिलना है। पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के महाराजा की इस बात को स्वीकार किया, ठीक है भैया आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी बात से मुकरते हुए 22 अक्टूबर 1947 की बात है, पाकिस्तानी सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गुलमर्ग। गुलमर्ग आपको पता है कि जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा। मर्ग मतलब होता है घास का मैदान, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ठीक है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है सब जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलेंगे। तो ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। और क्या किया गया, देखो पाकिस्तानी सेना तो आई, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे पीछे आ रही है, किसके पीछे पीछे, कबीलाइयों के, जो पश्तून कबीलाई हैं उनके पीछे पीछे आ रही है। मतलब जो बेसिकली एक ट्राइब्स है
उनको वो आगे कर रहे हैं। लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में ये जो सैनिक है और कबीलाई लोग जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। कब की बात है? 22 अक्टूबर 1947 की। और जब पाकिस्तानियों के द्वारा आक्रमण किया गया जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर की स्वयं की जो सेना है वो इतनी कैपेबल तो है नहीं कि इतने सारे जो लड़ाकू हैं उनका सामना कर सके, और 4 दिन में ही हालत खराब हो गई जम्मू कश्मीर की। तो 26 अक्टूबर 1947 की बात है। देखो, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा भारत सरकार से मतलब समर्थन सहायता मांगी गई कि भैया पाकिस्तानियों ने तो आक्रमण कर दिया है, अब मुझे बचाओ। जवाहरलाल नेहरू तो तैयार भी थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा बेसिकली जवाहरलाल नेहरू को समझाया गया कि देखो, जब तक बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो महाराजा है विलय पत्र पर, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, कि हम भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, जब तक इस पर हस्ताक्षर न कर दे आप सैन्य कार्रवाई न करो। और अल्टीमेटली महाराजा हरि सिंह को क्या करना पड़ा? विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। कब हस्ताक्षर उन्होंने किए? 22 अक्टूबर को युद्ध हुआ, मतलब आक्रमण किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, और उसके 4 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए और अपनी सहमति जताई कि भैया हम भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अपनी जो सेना है वो भेजी गई तुरंत। कहां पर? श्रीनगर पर। श्रीनगर पर, जम्मू कश्मीर पर पूरे कब्जे के लिए आ रहे थे पाकिस्तानी, तो यहां पर भारतीय सेना को भेजा गया। और भारतीय सेना को आप सभी को पता ही है भारतीय सेना के बारे में, काफी तेजी से उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए जो उनकी जो सेना है, जो कबीलाई है, सबको भगाना शुरू किया। और इस प्रकार से चीजें हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर के ही पहला भारत और पाकिस्तान युद्ध भी हमको देखने को मिला। ठीक है, आजाद हुए हम लोग, उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद है, और जो पहला इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ वो भी 1947 लास्ट और 1948 की बात है। तो 1947 27 अक्टूबर की बात है, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंच गई श्रीनगर हवाई अड्डे पर, और तेजी से कबीलाइयों को, पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ना शुरू किया। नाउ यहां पर चीजों को हम जब समझ रहे हैं तो 1948 की स्टार्टिंग तक भी ये वॉर कंटिन्यू चल रहा था, और इंडिया यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये जो पूरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है इसको यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया, है ना, संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। अब जब संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले जाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तब हमको क्या देखने को मिलता है? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक प्रस्ताव पास किया जिसका नाम है प्रस्ताव 47। ये 1948 की बात है। इस प्रस्ताव के तहत यूनाइटेड नेशन ने अपनी राय व्यक्त की इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। उसकी जो प्रस्ताव 47 है उसके अगर पॉइंट्स की बात करें तो पहला चरण, ठीक है, 3 इसके चरण हम लोग देखते हैं जिसको पूरा करना है। ठीक है, पहले चरण में यह बोला गया कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना अपनी सेना और कबीलाइयों को जो जम्मू कश्मीर में घुसा करके लेके आया है, इसको क्या करेगा? पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेगा। यह फर्स्ट कंडीशन है। जब पाकिस्तान ऐसा कर लेगा, अपनी सेना को, कबीलाई जो लोग हैं, जो जनजाति जो लोग हैं पाकिस्तान के, पश्तून ट्राइब के जो लोग हैं, उनको सबको जब बाहर निकाल लेगा पाकिस्तान, कहां से? जम्मू कश्मीर से, तब फिर भारत सरकार के बारे में बताया गया। भारत क्या करेगा? शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना को धीरे धीरे न्यूनतम स्तर पर लेकर के आएगा। यहां पर पूरी तरीके से हटाने की बात नहीं की जा रही भारत के लिए, न्यूनतम स्तर पर लाने की बात की जा रही है। धीरे धीरे हटाना है भारत को भी और न्यूनतम स्तर पर लेकर के आना है। ठीक है, और तीसरे चरण में क्या होगा? फिर तीसरे चरण में किया जाएगा जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, जैसा जूनागढ़ में किया गया, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो पूर्ण शांति के बाद यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की देखरेख में स्वतंत्र रूप से जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह मतलब जनता से पूछा जाएगा भैया पाकिस्तान में शामिल होना है कि इंडिया में शामिल होना है, जिसके पक्ष में बहुमत उस देश में जम्मू कश्मीर शामिल हो जाएगा। ये था प्रस्ताव 47, रिजोल्यूशन 47 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक, और 1 जनवरी 1949 को बेसिकली हम क्या देखते हैं? यूनाइटेड नेशन की दखलंदाजी के तहत सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम। अब जब युद्ध विराम की घोषणा की गई, तब आप समझना, मैप में आ जाते हैं ना, यहां पर आ जाते हैं पहले। ठीक है, जब युद्ध विराम की घोषणा की गई 1 जनवरी 1949 को, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रहा था, फर्स्ट वॉर, ठीक है, उसके तहत हमको क्या देखने को मिलता है? उसके तहत हमको देखने को मिलता है
कि जब युद्ध विराम हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ कर तो बाहर निकाल रही थी, पूरी तरीके से तो नहीं निकाल पाई थी ना, और युद्ध विराम की घोषणा हो गई। युद्ध विराम की घोषणा हो गई तो इंडिया के हिस्से में पूरा का पूरा एरिया तो नहीं आ पाया। इंडिया के हिस्से में जो एरिया आ पाया वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखो ये जो एरिया हम देख रहे हैं जो करेंट टाइम पर भारत सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है, ये वाला तो बाद में चाइना ने ले लिया हमसे। तो ये जो ब्लैक लाइन से मैंने जो ड्रॉ किया है ये उस समय इंडिया के कंट्रोल में था, इधर वाला एरिया जो है, और उस पार वाला जो एरिया है ना ये एक्चुअल में पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा, क्योंकि सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई। पूरी तरीके से पाकिस्तानियों को तो हम भगा नहीं सके थे, भगाने की कोशिश हमारी लगातार जारी थी, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो युद्ध विराम की घोषणा हो गई तो जो सेना जहां पर थी भारतीय सेना वो भारतीय टेरिटरी हो गया, और पाकिस्तान की जो सेना जहां पर थी पाकिस्तान टेरिटरी के अंतर्गत आ गया। तो जम्मू कश्मीर का जो 1/3 जो क्षेत्र है वो किसके पास चले गया? पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का 1/3 जो क्षेत्र है जो चले गया, इसको पाकिस्तान कहता है अपने यहां आजाद कश्मीर, ठीक है। क्या कहता है पाकिस्तान इसे? आजाद कश्मीर। और हम लोग क्या बोलते हैं इस एरिया को? हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि POK, ठीक। बाद में हम देखते हैं ना 1962 का इंडिया और चाइना का जब वॉर होता है तब वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? हमारा लद्दाख का भी एक बड़ा एरिया चले जाता है यार, ठीक है, अक्साई चीन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये क्षेत्र भी किसको चले जाता है? चाइना को चले जाता है। तो हमारे कंट्रोल में, भारत सरकार के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर का जो एरिया भी है करेंट टाइम पर वो केवल इतना ही बचा है, ठीक है, आप सभी को पता है ये। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली है। तो सीज फायर की घोषणा कर दी गई 1 जनवरी 1949 को, यानी कि सीज फायर मतलब फायरिंग अब बंद होगी और कोई फायरिंग नहीं करेगा दोनों साइड से, बिल्कुल ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको सारी चीजें देखने को मिलती है। युद्ध विराम रेखा 1 जनवरी 1949 जो युद्ध विराम किया गया, और बाद में इसी को हम आगे और पढ़ेंगे जब शिमला समझौता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो युद्ध विराम, पहले युद्ध विराम रेखा कहा जाता था, सीज फायर लाइन कहा जाता था। बाद में 1972 में हम आगे पढ़ेंगे भी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत अब सीज फायर लाइन को कहा जाने लगा LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो देखते हैं हम लोग विवाद जो है जम्मू कश्मीर एरिया में, वो जो सीमा रेखा उसे LOC कहते हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है। मूवी वगैरह भी तो आई है यार, देखी होगी आपने, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है ना। ये सारी चीजें तो चल रही है, ये तो स्थल क्षेत्र के बीच, मतलब उसके लिए जो जमीन का जो विवाद है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। अब पानी को लेकर के भी विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान एक, जैसा भारत एक कृषि प्रधान देश है, पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, 90% वो डिपेंड है किस पर? इंडस वाटर पर, ठीक है, यानी कि सिंधु नदी के जल पर। जब हम सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियां भी आ जाती है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब शामिल है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी नदियां हैं, उनकी बात तो कर ही नहीं रहे, ये जो मेजर रिवर्स है इनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसके बारे में आपको पता है, जियोग्राफी में आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये जो नदी है इसके पानी पर पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट है, कृषि के लिए डिपेंडेंट है, 90% वो डिपेंडेंट है अपनी एग्रीकल्चर के लिए इस नदी और इसके पानी पर, ठीक। तो पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद हो गया, क्योंकि पानी आ कहां से रहा है? कई सारी नदियां इसमें ऐसी है जिनका ओरिजिन इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनका फ्लो क्योंकि पाकिस्तान की ओर है, ढाल पाकिस्तान की ओर है, इंडिया में इनका ओरिजिन होने के बाद ये पाकिस्तान की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और क्या हो अगर पाकिस्तानी नदियों को पानी को डाइवर्ट कर दे, ब्लॉक कर दे, पाकिस्तान में जाने ही ना दे, पानी को डाइवर्ट करके इंडिया में ही कहीं घुमा दे, अगर इस प्रकार से इंडिया कर दे तो क्या होगा पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान को इसी बात का डर था, इसीलिए सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है सिंधु जल समझौता, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। ये बात है 1960 की, आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना सिंधु जल समझौता कब साइन किया गया? तो 19 सितंबर 1960 की ये बात है, जब कराची में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों के बीच समझौता हुआ। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि किसने मध्यस्थता की, तो ध्यान में रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की, ठीक है, और दोनों ने ही हस्ताक्षर किए।
डिसाइड क्या हुआ, तीन पूर्वी जो नदियां हैं, ठीक है, सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र की हम लोग बात करते हैं, तो इसकी तीन जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें रावी, व्यास और सतलज आ जाते हैं, इसके पानी के उपयोग का अधिकार किसको होगा, भारत को होगा। जबकि तीन पश्चिमी नदियों की बात करें, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके ना 80% पानी का उपयोग का अधिकार जो है वो मिलेगा पाकिस्तान को, ठीक है। 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। ये डिसाइड किया गया सिंधु, झेलम, चिनाब नदी के पानी को लेकर के। बाकी रावी, व्यास और सतलज के पानी की हम बात करें तो ठीक इसमें 80% पानी का उपयोग किया जाएगा भारत के द्वारा, 20% का उपयोग किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन ध्यान में रखना, सिंधु, झेलम और चिनाब की जब हम बात करते हैं तो 80% तो पाकिस्तान को जाना है, लेकिन यहां पे भारत ना कुछ डैम ऐसे बना सकता है जो पानी को ज्यादा स्टोर न करे। ऐसे डैम्स, ऐसे बांध को कहा जाता है रन ऑफ द रिवर डैम, ठीक है, रन ऑफ द रिवर डैम कहा जाता है ऐसे बांध को। ये कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो एक पहाड़, इधर से पानी जा रहा है नदियों का, ठीक है, और रन ऑफ द रिवर डैम कैसे बनाया जाएगा, एक तो ओरिजिनली जो डैम रहता है वो काफी बड़े बड़े रहते हैं, इस प्रकार से मान लो डैम है तो एक लंबा आपको रिजर्वायर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी वाटर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारा पानी स्टोर कर लेगा। ये तो आपको बड़े बड़े डैम में देखने को मिलेगा। लेकिन रन ऑफ द रिवर डैम की हम बात करते हैं तो रन ऑफ द रिवर डैम में जैसे ये पानी जा रहा है नदी का, और जो डैम बनाया जाएगा उसका मतलब बनाए क्यों जा रहा है, आपके मन में सवाल आएगा, सर बनाई क्यों रहे हैं, फिर पानी पाकिस्तानी जाना तो जब समझौता हुआ है तो नहीं, ऐसा नहीं है। रन ऑफ द रिवर डैम बनाया जा सकता है, इसके तहत क्या होगा, छोटे डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, जो ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर पाएगा एक बड़े डैम के कंपेयर में। ये कितना पानी, थोड़ा ही पानी स्टोर कर पाएगा ना, बाकी जो पानी है वो फ्लो करते रहेगा। यहां पर पानी को रोका नहीं जा रहा है, थोड़े मात्रा में बस स्टोर किया जा रहा है, और थोड़े मात्रा में स्टोर करने का जो पर्पस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, इसका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, न ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर रहे, उतना ही पानी स्टोर कर रहे हैं जितना रिक्वायरमेंट है टरबाइन को घुमाने के लिए, ठीक है। तो रन ऑफ द रिवर डैम यहां पर बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले रीजन में कई सारे रन ऑफ द रिवर डैम है। सिंधु नदी की जैसे हम बात करें तो एक है नीमू बाजगू डैम है, एक है चूटक डैम है जो आपको सिंधु नदी पर देखने को मिलेगा लद्दाख के अंतर्गत। झेलम की बात करेंगे तो किशनगंगा है, तुलबुल है, उरी है, ये जो डैम्स आपको देखने को मिलेंगे ये सब जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, सब रन ऑफ द रिवर डैम है। चिनाब नदी पर आ जाएंगे तो बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती, रातले, ये सब इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, काफी मेजर डैम्स हैं। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते ना तो वहां पर ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे रन ऑफ द रिवर डैम के एग्जाम्पल है जिनको भारत ने बिल्ड किया हुआ है सिंधु, झेलम, चिनाब पर। रावी व सतलज पर भी कई सारे डैम है, लेकिन उसमें तो हमारे को ही पानी का उपयोग का अधिकार है, तो वहां पर तो दिक्कत है नहीं। पाकिस्तान विवाद खड़ा करता है कि सिंधु, झेलम, चिनाब पर भारत जो डैम्स बना रहा है उसके थ्रू पानी को स्टोर कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, जबकि भारत ऐसा कर ही नहीं रहा है। तो ये सिंधु जल समझौते के तहत ये चीजें डिसाइड हुई। आपको जो ध्यान में रखना है, 19 सितंबर 1960 कराची में हुआ, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ, और वर्ल्ड बैंक ने क्या की, मध्यस्थता की, जिसके तहत क्या क्या चीजें डिसाइड हुई वो हमने जानी। अभी करंट सिनारियो में जब हम पहुंचेंगे लास्ट में इस वीडियो के, तो आप देखेंगे जो जल समझौता है उसको भारत ने एक पक्ष कार्रवाई करते हुए क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया है उसको भी समझेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर, जो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा था, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया गया समझौता के तहत। नाउ सेकेंड जो स्टेज हमको देखने को मिलता है 1965 से 1988 तक, ये दूसरा बेसिकली चरण हम लोग देख रहे हैं। 1965 में बेसिकली क्या किया गया, देखो समझना थोड़ा, आपको पता है पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, 1964 में उनकी डेथ हुई। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद और 1962 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना। तो 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब पाकिस्तान को लगा कि यार यही सही मौका है, एक तो भारत चाइना से युद्ध हार चुका है, दूसरा जो प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव सब टाइप के जो प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी भी डेथ हो गई है, तो ये इंडिया पर वार करने का सबसे बेस्ट मौका है। तो 1965 में पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया 1965 में। 5 अगस्त 1965 की बात है,
ठीक है, 5 अगस्त 1965 की बात है, जब पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खान हैं उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसके तहत क्या हुआ, पाकिस्तान के जो हजारों गुप्त सैनिक हैं वो घाटियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में एंटर होने शुरू हो गए। खासतौर पे बात करें चिनाब नदी घाटी से, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक क्षेत्र आता है चिनाब नदी घाटी में जिसका नाम है अखनूर सेक्टर। अखनूर की भी अलग कहानी है, उसको जानेंगे कभी और हम लोग, ठीक है। कभी और क्या, अभी बता देता हूं। जैसे अखनूर की हम लोग बात करें ना, मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में आपको पता है। जहांगीर एक बार जब कश्मीर की यात्रा पर गए थे, उनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया यार, ठीक है। जब उनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो एक संत ने, स्थाई जो मतलब स्थानीय जो संत थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि भैया चिनाब नदी के पास है, चिनाब नदी का पानी काफी ठंडा है, काफी साफ है, तो इसके पानी से आप अपनी आंखों को धोइए, आपको जो इन्फेक्शन हुआ है ना आपकी आंख में वो ठीक हो जाएगा। और तो जहांगीर ने ऐसा किया और उनकी आंख का इन्फेक्शन ठीक हो गया, उनका आंख बढ़िया मस्त हो गया। तो उन्होंने इस जगह को नाम दिया आंखों का नूर। उनके द्वारा इस जगह को नाम दिया गया आंखों का नूर, जो बाद में चेंज होकर के क्या हो गया, अखनूर हो गया। तो अखनूर सेक्टर आपको चिनाब नदी घाटी में देखने को मिलेगा। इस सेक्टर से बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान काफी हद तक कनेक्ट होते हैं। तो इस सेक्टर को काटने की कोशिश की गई, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था इसके लिए। और काफी सारे टैंक लाए गए यहां पर, मतलब मिसाइल टैंक सब लेकर के आ रहे हैं पाकिस्तानी, एकदम फुल तैयारी में टैंक लेकर के आए। इस एरिया को, अखनूर सेक्टर को इंडिया से हटाने काटने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो एक्चुअल में ऑपरेशन जिब्राल्टर का ही एक पार्ट है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, जिसके तहत सेकेंड इंडिया और पाकिस्तान वॉर हमको देखने को मिलता है। एक तो 47-48 में हुआ, जब भारत पाकिस्तान आजाद हो गए थे और जम्मू कश्मीर को विवाद हो गया था, तो वहां पे पहला युद्ध देखने को मिला। 65 में हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा वॉर हमको देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। बाद में अब पाकिस्तान की तो सोच थी, लाल बहादुर शास्त्री हाइट भी ज्यादा है नहीं, क्या कर पाएंगे, जवाहरलाल नेहरू भी चले गए हैं, अब इंडिया कैसे बचेगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यही मौका है, जम्मू कश्मीर को हम लोग अपने में शामिल कर लेते हो, सैन्य कार्रवाई करते हैं तगड़े स्तर की। पाकिस्तान कैसा था, लेकिन शास्त्री जी तो कुछ अलग ही ख्यालों में थे। उन्होंने क्या किया, एकदम तबाही वाला पलटवार किया। और उसकी इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको ही क्रॉस करके भारतीय सेना को इन्होंने कहां तक भेज दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करो यार, जितना कब्जा कर सकते हो पाकिस्तान की भूमि आप कब्जा करो। तो भारतीय सेना पंजाब सीमा पार करके पहुंच गई पाकिस्तान के लाहौर तक, और लाहौर बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में था। 1965 की हम बात करें ना, देख क्या रहा है, पाकिस्तान आ रहा है जम्मू कश्मीर लेने के लिए, लेकिन इंडिया वाले तो जम्मू कश्मीर तो देने से रहे, लाहौर को ही इंडिया में शामिल करने चले गए थे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है, 1965 की बात है। अब इसके बाद अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यार हम लेने तो जम्मू कश्मीर गए थे, हमारे हाथ से लाहौर भी निकलता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता किया गया एक बार फिर से, ठीक है। हर बार युद्ध के बाद समझौता तो होता ही है। तो शांति वार्ता आयोजित की गई यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके बाद बेसिकली हम देखते हैं रशिया बना 1990-91 में। तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो इन्होंने क्या की, मध्यस्थता की, शांति वार्ता आयोजित की गई भारत और पाकिस्तान के लिए, यूएसएसआर ने मध्यस्थता की, ठीक है। जैसे वहां पे सिंधु वाले में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, ठीक वैसे ही। तो यहाँ पे सोवियत संघ की मध्यस्थता में शास्त्री जी और अयूब खान दोनों ही मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, किसी तीसरी जगह पर मिलते हैं। तो ये मिलते हैं उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता, एक मूवी भी आई थी ताशकंद फाइल्स, मैंने नहीं देखी है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड है, काफी अच्छी मूवी है, सुना है, देखा नहीं है मैंने, ठीक है। तो कभी समय मिलेगा तो मैं भी देखूंगा, आप लोगों को समय मिलेगा तो आप भी देखना। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो यार, दिन भर 24 घंटे नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो जब फ्री टाइम रहेगा ना तो कुछ ऐसी मूवीज देखा करें जिससे तैयारी भी अच्छी हो जाए और इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या समझौता जो किया गया, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है, वहां पर समझौता किया गया। बाद में शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक है, कुछ लोग कहते हैं कि जहर देकर मारा गया, तो कुछ लोग और कुछ थ्योरीज बताते हैं। तो वो सारी चीजें अलग बात है, उस पर हम लोग नहीं जाते। दोनों देश के बीच समझौता किया गया, उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि 5 अगस्त 1965, इस दिन तो ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था होशियार लोगों के द्वारा। तो इससे पहले भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज थी
वही बाउंड्री मेंटेन रहेगी, ये डिसाइड किया गया। और जब ये डिसाइड किया गया, इसका मतलब ये था कि भारत ने जो लाहौर पर कब्जा किया था, भारत ने उसको छोड़ दिया। अदरवाइज पाकिस्तान क्या करता फिर? देखो, हमारी टेरिटरी का तो कोई एरिया पाकिस्तान के नियंत्रण में गया नहीं, उल्टा हमने पाकिस्तान के काफी सारे हिस्सों को पर कब्जा कर लिया, लाहौर को हमने मिला लिया। एक हाजी पीर दर्रा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंस से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी हमने भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो उन चीजों को, उन एरियाज को हमको छोड़ना पड़ा जब ताशकंद में समझौता हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ जो बेसिकली हम बात करें, शास्त्री जी जिनकी डेथ हो गई रहस्यमय तरीके से, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ये जो समझौता होता है उसके बाद में। नाउ इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 1965 का टाइम पीरियड गया, 1971 का टाइम आ जाता है। बांग्लादेश वाले क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किए हुए सारी चीजों के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, आपको पता ही होगा। तो 1971 में बेसिकली क्या किया जाता है, पाकिस्तान के द्वारा फिर से होशियारी मारते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम रखा गया उनके द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, तो लाइट को सर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया। जनरल टिक्का खान, ये जो थे पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमांडर थे, इनके द्वारा चलाया गया। बचर ऑफ बंगाल इन्हें कहा जाता है, काफी ज्यादा नरसंहार किया गया ना इसी कारण से। तो लगभग 1 करोड़ जो शरणार्थी है वो अगेन क्या होते हैं, बांग्लादेश और मतलब बांग्लादेश नहीं बोलेंगे हम लोग, देखो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान जो करंट डे में बांग्लादेश है, वहां पे ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सर्च लाइट। जवाब में क्या हो रहा है, 1 करोड़ जो शरणार्थी है, बांग्लादेशी शरणार्थी है, वो भाग कर अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं भारत। भारत के सामने फिर एक बड़ा संकट, शरणार्थी संकट, इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमारे ही जो लोग हैं उन्हीं की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण कार्य, इतनी आबादी तो हमारी खुद की है। अब ये जो लोग आ रहे हैं, इनके रहने पीने खाने सबकी व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा, और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, बाद में फिर हमको क्या देखने को मिलता है कि अमेरिका, जिसका सपोर्ट था पाकिस्तान को, वो भी भारत को डरा धमका रहा है। और ये जो शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है ना, बेसिकली जो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जा रहा है, हजारों करोड़ों जो बेसिकली बांग्लादेशी है उनका नरसंहार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और बदले में बांग्लादेश में भी एक मुक्ति वाहिनी नाम से एक सेना का गठन किया गया जो लड़ रही है किससे, पाकिस्तान सेना से। तो भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया कि मुक्ति वाहिनी का हम क्या करेंगे, समर्थन देंगे, तो बांग्लादेशियों को समर्थन देंगे और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश को अस्तित्व में लाएंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, काफी प्रोग्रेसिव थी, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। बाद में फिर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाएगा, आत्मसमर्पण किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो जब अमेरिका जो है वो भी दबाव बनाने लगा, पाकिस्तान तो एक समय मतलब पाकिस्तान और इंडिया का तो वॉर शुरू हो चुका था, अब अमेरिका परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है यार हमको, बताओ, मतलब हमारे बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में वो अपना एक वॉरशिप भेज रहा है जो परमाणु हथियार से संपन्न है, तो भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है अमेरिका। तो भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जैसा हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के लिए संधि करते हैं, हमने एक और फ्रेंडशिप ट्रीटी की, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। यहां पर रूस लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर के बाद जो मेजर कंट्री बनेगी रूस बनेगी। तो यूएसएसआर के साथ इंडिया ने अगस्त 1971 में एक संधि की, है ना, शांति मित्रता के लिए जो संधि हमारी जो चलती है हर बार की। तो उसके तहत बेसिकली हमको एक सपोर्ट मिल गया कि यार अगर इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में अगर अमेरिका आता है ना, तो हमारे बचाव के लिए यूएसएसआर भी आएगा। और अमेरिका और यूएसएसआर दोनों का पंगा चल ही रहा था, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, कोल्ड वॉर का समय है ना, आप देख लो 1971 की बात है। कोल्ड वॉर आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त हुआ 45 में, उसके बाद से लेकर के 1990 तक कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चलता है, जिसमें रियलिटी में तो युद्ध नहीं होता है, आमने सामने तो युद्ध नहीं होता है, लेकिन वैचारिक तनाव काफी ज्यादा। यूएसएसआर जो अपनाने वाला है बेसिक कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, और अमेरिका की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म वाला है, तो वैचारिक मतभेद भी काफी ज्यादा है। परमाणु वॉर का भी खतरा था इस समय काफी दोनों के बीच में, दोनों परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, 5-5 हजार से ज्यादा यार एटॉम बम है दोनों कंट्रीज के पास, आप सोच के देखो कितना परमाणु बम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख रहे थे, इस कारण भारत ने अपने बचाव के लिए यूएसएसआर के साथ भी संधि कर ली। बाद में अमेरिका पीछे हट गया इससे, और अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिलता है भाई, 93,000 जो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, किसके सामने, भारत के सामने। तो 13 दिन को युद्ध चला,
है ना। और 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से तो पहले से थे, अब ऑफिशियली हिस्सा अलग कर दिया, अब एक नया देश ही बना दिया। ठीक है, तो भारतीय सेना ने क्या किया, पाक सेना को तोड़ दिया 13 दिनों में। 93,000 जो सैनिक है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल, बेसिकली जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा, इनके समक्ष क्या किया, आत्मसमर्पण किया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, और बांग्लादेश के एक नए देश के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये सारी चीजें हैं 1971 की, है ना। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच वॉर हो गया, जैसा 65 में वॉर हुआ, तो एक समझौता हमको देखने को मिलता है ताशकंद में। 71 में वॉर देख रहे हैं हम लोग फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो अगले साल 72 में भारत के शिमला शहर में, हिमाचल प्रदेश में जो आता है, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, घूमने भी गए होंगे। ठीक है, तो शिमला में एक समझौता हुआ। ठीक है, क्या है, दोनों का दिमाग गर्म था यार, है ना। तो किसी ठंडी जगह पर जाकर के मिलते हैं, तो भारत ने कहा भैया शिमला में मिलते हैं, सबसे बेस्ट है। तो शिमला समझौता हुआ 1972 में। इसमें क्या डिसाइड हुआ, आप समझना बात को जरा। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, और जुल्फिकार भुट्टो ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। दोनों के बीच समझौता हुआ 1972 में, 1972 की बात है। आपको एग्जाम में पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ, 1972। किन के बीच हुआ, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, अब समझौते में क्या हो रहा है, इस समझौते की धारा 1 क्लॉज 2 ये कहता है कि भैया जितने भी विवाद हैं, यानी कि सभी विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सारे डिस्प्यूट, चाहे वो थल सीमा को लेकर के हो, चाहे वो जल सीमा को लेकर के हो, चाहे किसी सीमा को लेकर के हो, जितने भी विवाद हैं केवल और केवल आपसी बातचीत के माध्यम से तय किए जाएंगे। द्विपक्षीयता यानी कि बाइलैटरलिज्म, कहने का मतलब है जैसे आपके और मेरे बीच में विवाद है, तो दोनों ही मिलकर डिसाइड करेंगे, कोई तीसरा आदमी आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। आई बात समझ में। अब याद करो स्टार्टिंग का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन 47। रिजोल्यूशन 47 क्या बोलता है, पहला चरण जम्मू कश्मीर वाले में पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी, दूसरा चरण भारत अपनी सेना को न्यूनतम स्तर पर लाएगा, और तीसरा चरण जनमत संग्रह किया जाएगा। ठीक है, यही बात बताई गई थी 47 में। अब यहां पर जो शिमला समझौता हो रहा है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, इसमें यह तय किया जा रहा है कि कोई भी तीसरा पक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद में इंटरफेयर नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा। दोनों केवल मतलब दोनों ही कंट्री आपस से बैठेंगे और मिलजुल कर डिसाइड करेंगे, किसी भी तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं है। चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, केवल हम दोनों ही मिलकर डिसाइड करेंगे। और इसी समझौते में जो सीज फायर जो लाइन थी 1 जनवरी 1949 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो जो बॉर्डर ड्रॉ किया गया उसे सीज फायर लाइन का नाम दिया गया था। अब इसका नाम को चेंज करके LOC कर दिया गया। तो शिमला संधि के द्वारा ही हम लोग देखते हैं कि जो पुरानी युद्ध विराम रेखा थी, सीज फायर लाइन थी, उसे अब क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 से नाम का प्रयोग होते आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे की चीजों को हम समझते हैं। ये बात हो गई 1972 में खत्म। अब जब शिमला समझौता हुआ, जब लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ किया गया, तो यहां पे आप समझना जरा, मैं वापस से आपको मैप में लेकर के चलता हूं। मैप बड़े काम की चीज है मेरे भाई। ठीक है, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये क्या हो गया भाई, अब ये कैसे ठीक हो गया यार। हाँ ठीक है, 1 मिनट, इसको क्या हो गया, इधर से मिटाता है। चलो, तो देखो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा ना, तो आजकल तो यूट्यूब में जूम करने का ऑप्शन भी देता है, तो थोड़ा जूम करके देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो जो बेसिकली शिमला समझौता हुआ 1972 का, सीज फायर लाइन को हम अब क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, उसमें जो उत्तरी जो क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर वाला बर्फीला क्षेत्र है, निर्जन है, कोई रहता भी नहीं है, उस एरिया को यार हम लोग छोड़ दिए थे। ना पाकिस्तान ना इंडिया, किसी ने उस बारे में बात नहीं की। निर्जन क्षेत्र है, कौन ही जाएगा, इतना ठंड है, -50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कौन जाएगा वहां पर। तो इस एरिया को छोड़ दिया गया था। यहां तक बेसिकली हमको देखने को मिलता है जो सीमा है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच देखने को मिलती है। अरे यार 1 मिनट,
ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ऊपर का जो एरिया है ना वो छोड़ दिया गया था, उस समय की बात है। ये वाला जो रीजन है जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। 0.9842 NJ9842 बेसिकली पॉइंट का नाम है, कोडिंग बेसिकली किया गया था उस क्षेत्र के लिए। तो वहां पे हमको सारी चीजें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं उसी चीज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पूरे एरिया में हमने ड्रॉ नहीं किया था। एक निर्जन जो मानव आबादी जहां पर रही ही नहीं रही है, टेम्परेचर ही काफी कम है वहां पर, उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। उसी पर अब पाकिस्तान फिर से कब्जा करना चाहता है। तो पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अबाबिल। ऑपरेशन अबाबिल चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। क्यों चलाया गया? ताकि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर सके, कब्जा कर सके। अब बेसिकली इसकी सीमा के बारे में डिसाइड शिमला समझौते में नहीं हुआ था, लेकिन भारत की जो वायुसेना है इस क्षेत्र पर लगातार अपना नियंत्रण जो है, नजर जो है हम बोल सकते हैं, वो बनाए हुए रखी हुई थी। अब पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अबाबिल, जिसके तहत सियाचिन पर कब्जा किया करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भारतीयों को पता चला तो भारत ने क्या किया, भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया। कब की बात है? 1984 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1972 शिमला समझौता पीछे छोड़ दिए, जो मेजर इवेंट हो रहे हैं उनको डिस्कस करते चल रहे हैं बीच। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं ना। बाकी 1974 में आपको पता है कि इंडिया ने परमाणु परीक्षण भी किया था, है ना, पोखरण में। 18 मई 1974 की बात है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जिसे हमने नाम दिया था, वो आप मेरी परमाणु वाली क्लास में देख सकते हैं, वहां पर हमने उसे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नामकरण किया गया ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन मेघदूत जवाब में हम कर रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अबाबिल के। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल शुरू किया सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, किसके लिए? सियाचिन पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किए गए? तो याद रखना 1984, ठीक है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, ठीक, इतना याद रहेगा। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है, मतलब 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन चलाया गया, सियाचिन को भारत अपने कंट्रोल में ले लिया, भारत बेसिकली भारतीय सेना ने, है ना। और इससे पहले पाकिस्तानियों के द्वारा कोशिश हो रही थी कि भी हम इस पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम बेसिकली माउंटेन रेंज है उसमें बेसिकली सिचुएटेड है, और प्रमुख इंपॉर्टेंट माउंटेन पास यहां से होकर के गुजरते। एक तो काराकोरम पास ही है जो बेसिकली कनेक्ट करता है चाइना से, है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहां पर पर्वतारोहियों को क्या कर रहा था, पाकिस्तान परमिशन दे रहा था कि आप जाओ यहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग करो। भारतीय सेना को जब पता चला तो भारतीय सेना ने भैया कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। तो ये ध्यान में रखना है। एजीपीएल का क्या मतलब है? एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसकी टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान से अलग हो रही है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना ही होगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये ध्यान में रखना। और पूरे विश्व की हम लोग बात करेंगे, ये हो गया हमारा पूरा विश्व, और नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, दोनों ठंडा क्षेत्र है मेरे भाई, आपको पता है। तो विश्व के बड़े बड़े ग्लेशियर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलेंगे। लेकिन इनको अगर हम हटा दे, ध्रुवीय क्षेत्र को हटा दे, तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन नहीं है, सियाचिन सेकंड नंबर में आता है। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर उसका नाम है फेडचेंको, ठीक है। फेडचेंको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, पामीर की पठार वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना वो है सियाचिन, पूरे वर्ल्ड का, एक्सेप्ट हम छोड़ किसको रहे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र को। नहीं तो ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे बड़े ग्लेशियर आपको ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ जियोग्राफी वाली चीजें हैं, अब मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूं तो फिर बीच बीच में ऐसा टॉपिक आता है तो हम लोग समझ लेते हैं वहां पर, ठीक। तो वो सारी चीज हम देख रहे हैं। एक तो 1984 के ऑपरेशन की, ऑपरेशन मेघदूत की जब हम बात कर रहे थे। दूसरा, आपको जिनको नहीं पता होगा, कि जो लोग सोचते होंगे भारत और पाकिस्तान के विवाद यार जम्मू कश्मीर को लेकर ही है, बाकी और तो सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है।
जलीय सीमा को लेकर के भी विवाद है। गुजरात की हम लोग बात करते हैं, जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। ठीक है, तो गुजरात की हम लोग बात करें और सिंध की बात करें। सिंध की कहां पर आता है? पाकिस्तान में आता है। ये पाकिस्तान का एक प्रमुख प्रांत है। तो गुजरात और सिंध के बीच, यानी गुजरात और पाकिस्तान आप बोल सकते हो, 96 किलोमीटर की एक जल पट्टी है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गुजरात का मैप मैं बना रहा हूं ना, ये आप लोग इस प्रकार से देखेंगे गुजरात को ऐसे। ठीक है, लेकिन काफी टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी आपको देखने को मिलेगी जब इसको हम लोग जूम करेंगे, और तो आपको कुछ इस प्रकार से ना क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, मतलब स्थल की ओर ये जो महासागर का जो पानी है ना, अरे मेरे भाई, ये जो महासागर का पानी हम लोग देख रहे हैं, ये स्थलीय क्षेत्र की ओर भी अंदर तक आती है। ठीक है, सकरी पट्टी बनी हुई है। स्थलीय जो स्थलीय जो क्षेत्र है, जो हमारा भूमि वाला क्षेत्र है, उसमें काफी ज्यादा दरारें हैं, काट छाट आपको देखने को मिलेगी, जिसके तहत पानी जो है महासागर का वो स्थल खंड की ओर अंदर तक आता है। ये उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जैसे ये एक नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, महासागर का जो पानी है वो स्थल की ओर अंदर की ओर आ रहा है, क्योंकि एक सकरी पट्टी देखने को मिल रही है स्थल की ओर। इसी में हम देख रहे हैं 96 किलोमीटर की एक जलीय पट्टी है, 96 किलोमीटर की पट्टी है। जैसे ये जो महासागर का पानी है अंदर की ओर आ रहा है, इसकी जो कुल लंबाई है इस क्षेत्र से लेकर के, मुहाने से लेकर के अंदर तक, वो कितनी है? 96 किलोमीटर। इस जलीय पट्टी का नाम क्या है? इस जलीय पट्टी का नाम है सर क्रीक। क्या नाम है इसका? सर क्रीक। यहां पर जो क्रीक शब्द है ना, क्रीक शब्द का मतलब होता है महासागर का जो वो पानी जो स्थलीय क्षेत्र की ओर आ रहा है, लेकिन एक सकरी पट्टी में आ रहा है। ठीक है, अगर बहुत बड़े एरिया में आ रहा है तो आपको पता है खाड़ी भी कहा जाता है, गल्फ भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक सकरी पट्टी के रूप में अंदर आ रहा है। जैसे नदी प्रवाहित होती है ना, ठीक इसी प्रकार से महासागर का पानी आ रहा है अंदर की ओर। आप वैसा इमेजिन करिए, नदी की तरह ही है। और ये नदी तो भाई आपको पता है स्वच्छ पानी रहता है, नदी का पानी जहां से नदी ओरिजिन होती है वहां से वो महासागर तक जाती है। लेकिन यहां पर महासागर का ही पानी स्थलीय क्षेत्र की ओर ही क्या हो रहा है, अंदर तक आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम है सर क्रीक। वैसे ही और भी कई सारे क्रीक आपको देखने को मिलेंगे, एक है कोरी क्रीक भी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिसको लेकर के विवाद है वो सर क्रीक को लेकर के विवाद है। अब विवाद क्या है? पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक वाला जो एरिया है वो किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये सिद्धांत देता है अपना, मेरा पूरा क्षेत्र है, छोड़ता तो कुछ है नहीं पाकिस्तान। इंडिया एक जो सिद्धांत है थलवेग सिद्धांत जिसे कहा जाता है, थलवेग प्रिंसिपल, जो इंटरनेशनल जो लॉस है उनके अकॉर्डिंग इसका पालन किया जाता है। भारत इस सिद्धांत का हवाला देता है। भारत कहता है कि जब भी दो देशों के बीच कोई जलीय सीमा आएगी तो फिर उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है एक नदी ले लेते हैं हम लोग, या आप सरक्रिक की ही बात क्यों ना कर लो, ये इधर मान लो ले लेते हैं पाकिस्तान है, इधर मान लो ले लेते हैं इंडिया है। पाकिस्तान बोलता है कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना यहां तक उसकी सीमा है, ये पाकिस्तान का ऐसा मानना है। तो वैसे भारत भी तो बोल सकता है कि पूरा का पूरा एरिया मेरा है यहां से, लेकिन इंडिया ने इंडिया ने कहा थलवेग प्रिंसिपल का हम पालन करेंगे, जिसके तहत क्या होता है, ये जो मान लो क्रीक है तो इसका जो सबसे गहरा क्षेत्र है मान लो बीच में आ रहा है, सबसे गहरा क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है ना इस प्रकार से ये हो गया तटीय भाग हो गया। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये पानी इस प्रकार से रहेगा, फिर इधर आ जाएगा, तट आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग जनरली बीच में इसका जो सबसे गहरा भाग हमको देखने को मिलता है। अब बीच में हो या कहीं भी हो, इसका जो सबसे गहरा भाग है वहां से हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, और आधा आधा इतना हिस्सा किसका हो गया, इंडिया का हो गया यहां से, और इतना हिस्सा हो गया पाकिस्तान का। इस प्रकार से बेसिकली बंटवारा किया जाएगा, भारत सरकार का कहना है। लेकिन पाकिस्तान अपना वही पुराना पूरा एरिया मेरा है, दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान इसको जलीय क्षेत्र मानते ही नहीं, पाकिस्तान बोलता है दलीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र है, तो पूरा एरिया मेरा है। ये कुछ अलग प्रकार से विवाद है। तो ये बेसिकली विवाद हमको देखने को मिलता है सरक्रिक वाला, है ना। तो ये सारी चीजें भी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसको लेकर के विवाद रहता है कभी कभी। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार से चीजें कहने का पर्पस क्या है, तो क्योंकि महासागर का पानी आ रहा है, हाइड्रोकार्बन के भंडार आपको देखने को मिलते हैं इस रीजन में।
आने वाले फ्यूचर टाइम में पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो सब मिल जाएंगे, मछली वगैरह है, उत्पादन है, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है ये जो क्षेत्र है वो। तो इस कारण पाकिस्तान जो है इस प्रकार से जो चीजें हैं वो करते रहता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली द्वितीय कालखंड हम लोग देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, वो चीजें हमको देखने को मिलती है। और 1989 से 2014 के बीच जो तीसरा स्टेज है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आमने सामने के वॉर में पाकिस्तान हर बार हार रहा है, चाहे फर्स्ट वॉर की बात करें 1947-48 में या 1965 में, सेकेंड वॉर की बात करें या 71 में चले जाए थर्ड वॉर में, हर बार तो पाकिस्तान हार रहा है। अब पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, 1989 से अब प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। प्रॉक्सी वॉर के तहत डायरेक्ट आमने सामने नहीं आएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकवादियों को फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ताकि भैया तुम जाओ इंडिया के सीमा के अंदर जा करके हमले करो, बम ब्लास्ट करो और कुछ करो, वो सारी चीजें किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो आतंकवाद का उदय इस तीसरे स्टेज में हमको देखने को मिलता है। अब बेसिकली पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो खास तौर पर एक पॉलिसी अपनाती है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आपने ये डायलॉग सुना होगा यार, धुरंधर मूवी अभी जो आई थी, अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर था, वो जो डायलॉग आपने देखा मूवी में, वो इसी से इंस्पायर्ड है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। काफी सारे घाव से भर दो इंडिया को। ये पाकिस्तान का ऐसा जो प्लानिंग है वो शुरू हुआ, मुख्य तौर पे हम बात करें 1989 से। ठीक है, तो आतंकवाद का उदय हमको देखने को मिलता है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है आतंकवादी उग्रवादी संगठनों को, ताकि वो भारत में आकर के बेसिकली आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आ जाते हैं 1998 में। 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया भारत के द्वारा। वैसे तो हमने एक परमाणु परीक्षण कर लिया था 1974 में, दूसरे परमाणु परीक्षण की आवश्यकता हुई। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जगह वही थी पोखरन राजस्थान में। भूमिगत परीक्षण हमने पहले भी किया 74 में, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, और सेकेंड टाइम भी कर रहे तो भूमिगत ही कर रहे हैं, क्योंकि भैया बैन लगा हुआ है ना, वायुमंडल जली सीमा स्पेस में जाकर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इस समय ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन शक्ति। 11 मई और 13 मई 1998 की बात है, टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए। परमाणु को तो छोड़ा, हमने हाइड्रोजन परीक्षण भी कर दिया, हाइड्रोजन बम का, तो वो सारी चीजें की गई। अब जवाब में 28 और 30 मई 1998 की बात है, पाकिस्तान ने भी क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम कहां से आया, चाइना ने दिया होगा, और कौन देगा। ठीक है, तो भारत के जवाब में पाकिस्तान ने भी क्या किया, परमाणु परीक्षण 28 और 30 मई। जिस जगह पर पाकिस्तान ने परीक्षण किया उस जगह का नाम है चगाई। ये चगाई जो है वो बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि बलूचिस्तान जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मिनरल रिसोर्सेस है ना, जिनका एक्सट्रैक्शन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, और आबादी यहाँ पर काफी कम रहती है, तो वो सारी चीजें चल रही है। अभी रिसेंट कल ही की बात है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हजारों लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट। वो मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में शामिल होना है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार हमारा शोषण कर रही है, वो पीओके वाला। तो वो सारी चीजें, जिन्हें पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, तो वो सारी चीजें अभी रिसेंट की बात है। तो चगाई में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जब इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति चलाई उसके जवाब में। तो वो सारी चीजें भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कई बार क्रोनोलॉजिकल घटनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, कालक्रम से जमाई है, तो इस संबंध में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, फरवरी 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि लाहौर गए बस के थ्रू। ठीक है, तो बस यात्रा की, लाहौर घोषणा पत्र साइन हुआ दोनों के बीच, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है तुरंत ही। तो विवाद तो हमारा पहले से काफी लंबा है, अब परमाणु संपन्न देश हो गए, पता नहीं मतलब कब कौन परमाणु बम गिरा दे, तो अब थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बस के थ्रू गए, लाहौर बस यात्रा जिसे कहा जाता है। एग्जाम में आया था यार, नेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर का जो एग्जाम है वहां पर भी इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। लाहौर जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी ने कब की थी, अभी जो नेट हुआ ना उसके पहले जो नेट हुआ था वहां पर प्रश्न आया हुआ था। तो फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की बस के थ्रू। दोनों ही देश की सरकारों के मध्य ये डिसाइड हुआ। इस बस यात्रा तो नाम मतलब बस यात्रा जो है वो इसलिए शुरू किया गया ताकि जो आवागमन है उसको शुरू किया जा सके, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वो चर्चा करना था किस बारे में,
कि भैया परमाणु शक्ति संपन्न तो आप भी हो गए हो, हम भी हैं, लेकिन जब भी युद्ध कुछ ऐसा भैया एक तो करना नहीं है और कभी होने की संभावना भी हुई तो परमाणु का तो यार परमाणु बम का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो परमाणु जोखिम को न्यूनीकरण करना, इस पर हस्ताक्षर किया गया दोनों ही देश की सरकार के द्वारा, फरवरी 1999 की बात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के जो मुख्य कमांडर जनरल मुशर्रफ है, उनका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने क्या किया, उग्रवादियों के भेष में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको भेजा भारत में, और भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है कारगिल लद्दाख के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगा, और द्रास, यहां पर अवैध रूप से जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने कब्जा कर लिया। कब की बात है ये, मई 1999 की बात है। फरवरी 1999 में अभी अभी सोचो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और कितना दगाबाज देश है यार पाकिस्तान। हाँ, 2-4 महीने हुए नहीं कि अब वापस से भारत में इन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी। अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन विजय जुलाई 1999 में, जिसके तहत जितने क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, कारगिल का जो युद्ध आपको पता है ना, उसी की बात कर रहे हैं, जितने क्षेत्र पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा किया था सबको मार मार के भगाए। और बाद में अमेरिका ने भी दबाव बनाना शुरू किया, किस पर, पाकिस्तान पर। ये क्या होशियारी मार रहे हो यार अब, है ना, मतलब जबरदस्ती भारतीय टेरिटरी में घुस रहे हो कब्जा करने के लिए। तो पाकिस्तान के दबाव में और भारत के द्वारा जो ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके जवाब ने बेसिकली पाकिस्तान को मजबूर किया कि भैया बैकफुट पे जाओ, अब छोड़ करके वो वापस गए। तो कारगिल वॉर की हम बात कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही है। अब इसके बाद चीजें और कैसे विकसित हो रही है, जो तीसरा जो चरण हम लोग देख रहे हैं, आगरा शिखर वार्ता हुई। अब जनरल मुशर्रफ जो थे वो अब सेना के कमांडर को छोड़ करके अब भैया बन गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है। तो सैन्य शासन जो देखने को मिलता ही है पाकिस्तान में बार बार, वही चीज हमको देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए मुशर्रफ, तो भारत आया तो कश्मीर पर पाकिस्तान की जो हठ धर्मिता थी कि भैया कश्मीर मेरा ही है मेरा ही है, जो पाकिस्तान करता है, तो भारत ने भैया बोलो छोड़ो, तुम्हारे साथ ना भैया बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो आगरा शिखर वार्ता थी वो कुछ खास सफल हो नहीं पाई। मिलने के लिए आए थे, चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी अलग ही चल रही थी। तो भारत ने इस बारे में फिर से कोई बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है ना 72 में शिमला समझौता, कोई भी विवाद का शॉर्ट आउट अगर होना है तो दो पक्ष, द्विपक्षीय बाइलैटरलिज्म, इसी के द्वारा मतलब इसी के द्वारा होगा, किसी तीसरे पक्ष की एंट्री हम नहीं करेंगे, यही बात डिसाइड हुई थी। तो जनरल मुशर्रफ आए थे कि चलो देखते हैं, इंडिया के द्वारा भी बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी उस समय कोशिश कर रहे थे कि कुछ बन जाए चीजें, बट ऐसा नहीं हो पाया। 13 दिसंबर की हम बात करते हैं, संसद पर हमला हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। 2001 की बात है ये, 2001 में ही आगरा में शिखर वार्ता जो हुई वो असफल हो गई। और 13 दिसंबर 2001 की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने क्या किया, भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला किया। आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, तो वहां पर जो संसद में अटैक हुआ उसी की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत पूरी सीमा, मतलब पूरी सेना जो है सीमा पर तैनात कर दी गई, और दोनों देश जो है परमाणु युद्ध के कगार पर थे। एक टाइम ऐसा भी आया था, ये बात है 2001 की, जब संसद पर हमला कर दिया गया, ठीक है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हमको देखने को मिलती है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को अपनाया। इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो 72 घंटे के भीतर अपनी सेना जो है, मतलब 72 घंटे में काफी ज्यादा ना क्षति पहुंचाने का काम करेगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो बनाए गए उसके तहत वो सारी चीजें देखने को मिलती है अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक तो हम देख रहे हैं 26/11 जो मुंबई में आत्मघाती हमला हमको देखने को मिलता है। लश्कर ए तैयबा के 10 समुद्री आतंकवादी जो है, मतलब 10 आतंकवादी जो है वो समुद्री मार्ग के थ्रू बेसिकली आते हैं इंडिया में। इसको भी आपने धुरंधर मूवी में देखा ही होगा। और 166 जो निर्दोष है हमारे, ताज होटल पर जो गोलीबारी हुई, हमले हुए, उसमें उनकी जान चली गई। ये 26/11 वाला क्रोनोलॉजी में कई बार क्रम से जमाने के लिए आता है, तो ध्यान में रखना है। 2008 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, इस घटना ने वर्षों से चली आ रही, दोनों देश आपस में मिलते थे, कभी पाकिस्तान में कभी इंडिया में, तो समग्र वार्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब अलग थलग करने की कसम खा ली। अब भैया पाकिस्तान को बाइकआउट ही करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखने को मिल रही है तीसरे स्टेज में, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है। अब चौथे स्टेज में हम बात करेंगे 2014 से लेकर के 2024 तक। यहां पर पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए, और हमने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक।
तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। एक तो है सितंबर 2016 की बात है, 18 सितंबर की बात है, उरी जो इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 18 सितंबर 2016 की बात है, जम्मू कश्मीर के उरी में सैन्य शिविर पर हमला कर दिया गया, जिसमें हमारे 19 जवान जो है वो शहीद हो गए। अब इसके बाद हमारा दिमाग है भाई एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गया भारत सरकार का, और पहली बार ऐसा हुआ जब भारत सरकार के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पहली बार बोलने का मतलब है पाकिस्तान के सेंस में ना, क्योंकि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और हम कर चुके थे म्यांमार सीमा में जाकर के। वहां पर बेसिकली जो अफीम वगैरह जो है ना, जो ड्रग्स वगैरह है, उनकी तस्करी काफी ज्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है। तो वहां से काफी सारे जो बेसिकली उग्रवादी संगठन इस प्रकार के काम करते रहते हैं, इंडिया की जो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा थ्रेट है वो। तो वहां पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार कर चुकी थी, भारतीय सेना के द्वारा किया जा चुका था। ये पाकिस्तान के सेंस में पहला सर्जिकल स्ट्राइक था, जहां पर भारतीय सेना बॉर्डर को यानी कि LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाती है, और वहां पर जितने आतंकी संगठन है ना, उनके जो लॉन्च पैड्स हैं, जो ठिकाने हैं, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। 10 दिन के बाद ही बेसिकली हमला किया गया। 18 सितंबर को बेसिकली 2016 में उरी में हमला किया गया, और 28 सितंबर को 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये तो 2016 की बात है, फिर हम देखते हैं 2019 में, ठीक है। ये हमने देखा 2016 में। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 2019 में हम लोग फिर से देखते हैं, यहां पर पुलवामा में बेसिकली फिर से एक बार हमला किया गया। तो 14 फरवरी में क्या किया गया, जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया, और इस बार 40 के करीब हमारे जो जवान थे ना वो शहीद हो गए। और हमने इसके जवाब में अब एयर स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में अंतर यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू जो भारतीय थल सेना है वो LOC को क्रॉस करके गई, भूमि पर जा रहे हैं, और एयर स्ट्राइक का मतलब है एयरप्लेन से किया जा रहा है, वायु सेना के द्वारा जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। मतलब स्थल में सैनिक चलकर नहीं जा रहे हैं, ऊपर से हवाई मार्ग से हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक हमको देखने को मिलती है। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके जो आतंकी जो संगठन उनके ठिकानों को क्या किया, नष्ट किया। तो कई बार आपको ना क्रम याद रखना, उरी पहले हुआ, पुलवामा पहले हुआ, है ना, कैसे कैसे सारा चीज याद रखना है। तो पुलवामा में हमला हुआ, बदले में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, और इसके बाद बेसिकली हमको क्या देखने को मिल रहा है, 5 अगस्त 2019 को अब भारत सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया, विभाजित कर दिया गया। तो आर्टिकल 370 का जो बेसिकली बैकअप मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की अपनी एक विशेष स्थिति थी, उसका एक अलग ध्वज था, ठीक है। तो सारी चीजें विशेष जम्मू कश्मीर के लिए, अपना एक अलग संविधान जो चल रहा था, तो ये सारी चीजों का उन्मूलन किया गया, ठीक है। और हमको क्या देखने को मिलता है, पाकिस्तान के द्वारा फिर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए गए एज ऑलवेज, ठीक है। दोनों देशों के बीच जो औपचारिक बातचीत है तो पहले ही मतलब उतनी खास हो नहीं रही थी, अब और भी ज्यादा बंद हो गई देखने को हमको मिलती है। ये सारी चीजें हैं 370 वाला। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बेसिकली, देखो ये तो वित्तीय जो घेराबंदी की गई, मतलब अब देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली अगर कोई इलीगल बेसिकली ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, इस प्रकार के जो गतिविधि अगर कोई देश इसमें संलग्न है, किसी देश की सरकार इसमें संलग्न है, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। तो FATF के ग्रे लिस्ट में बेसिकली पाकिस्तान को लंबे समय तक भारत जो है शामिल कराने में सफल रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान को जो अंतरराष्ट्रीय मदद जो मिलनी चाहिए पैसे की, वो पॉसिबल नहीं हो पाई। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। नाउ जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है पंचम वाला, जो 5th नंबर का स्टेज है, 2025-2026 की बात है। इसके दौरान हमको एक फिर से हमला देखने को मिलता है। उरी और पुलवामा के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं, जो 22 अप्रैल 2025 की बात है। आप सभी को पता है पहलगाम में हमला किया गया, और पहले तो सेना को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो निर्दोष हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें टारगेट किया गया। 26 जो निर्दोष पर्यटक हैं उनको मारा गया। आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे काफी, है ना, तो इसके बारे में तो पता ही होगा। तो पहलगाम में जो हमला किया गया उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। मई 2025 की बात है। कितना मई? 7 मई, 7 मई 2025 की बात है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, और इस ऑपरेशन के तहत सुखोई 30 से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल
जिसने पीओके और पाकिस्तान के भीतर पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पहले एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम लोग कर रहे थे यार। अभी हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकाने को तो नष्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर जाकर भी हमने ना काफी मिसाइल दागे और कई सारे आतंकी कैंप है उसको नष्ट किया। 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद ये सबसे बड़ा और सबसे साहसिक सैन्य कदम हम लोग बोल सकते हैं भारत सरकार का। इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से हमने क्रॉस कर दिया, और पीओके की बात ही नहीं कर रहे, अब पाकिस्तान में ही जाकर के मार रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और जो मैंने सिंधु जल समझौता आपको बताया था 1960 का, उसे भारत ने इस समय रद्द कर दिया। 1960 सिंधु जल समझौता। इसके बाद देखो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, कारगिल का वॉर है छोटा मोटा, जो मतलब एक तो होता है युद्ध और एक होता है बैटल, ठीक है। तो कारगिल वाला जो वॉर है वो उतने बड़े स्केल पर नहीं था जितना 71 और 65 का जो वॉर था, बहुत बड़े स्केल पर था। लेकिन चाहे बड़ा स्केल हो, चाहे छोटा स्केल हो, चाहे कोई भी स्केल हो, हमने यार सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया। मतलब पानी एक तरह बह ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हमारे जो बेसिकली प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि यार पानी और खून दोनों एक साथ तो नहीं बह सकते। तो सिंधु जल समझौता जो 2 भीषण युद्धों के बाद भी जारी रहा था, उसको हम लोगों ने नहीं तोड़ा था। अल्टीमेटली भारत ने क्या किया कि भैया अप्रैल 2025 की बात है, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया और घोषणा की कि भैया जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, ये जो जल संधि है वो बहाल नहीं होगी, निलंबित बनी रहेगी, सस्पेंड रहेगी। और भारत सरकार ने भैया इसको सस्पेंड कर दिया। तो बांधों से पानी के भंडारण और रिलीज को जो नियंत्रित करने का जो बेसिकली पहले जो बना था ना 80% पाकिस्तान को जाएगा, भारत में कहा कुछ नहीं जाएगा। अब देखो भारत के पास मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास पर्याप्त वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि हमने रन ऑफ द रिवर डैम ही बनाया, तो ज्यादा पानी स्टोर हम कर नहीं सकते। क्या करेंगे, हमको समय लगेगा ना, हम डैम बनाएंगे बड़े तो हमको समय लगेगा, तुरंत 2 दिन में खड़े नहीं हो जाएगा, 2 महीने में नहीं खड़े हो जाएगा, है ना। तो हमको समय लगेगा बांध बनाने में, या पानी को डाइवर्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी समय लगेगा ना। तो एकदम से तो नहीं हो सकता। तो एक सीमा तक हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पानी फिर भी जाता है पाकिस्तान को, हाँ, लेकिन पहले जो अमाउंट जाता था अब वो नहीं जाता है, ठीक है। तो मतलब भारत ने इस संधि को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। पानी और खून एक साथ नहीं बहने वाला है। अब ये जब संधि सस्पेंड हुई तो पाकिस्तान चले गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो आपको हेग में देखने को मिलेगा नीदरलैंड में, है ना, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। अब यहां चले गया ये अपने विवाद, मतलब बेसिकली सिंधु नदी के पानी को लेकर के कि यार इंडिया तो पानी नहीं दे रहा हमको, हम कैसे करेंगे, हमारी पूरी कृषि इस पर डिपेंड है। लेकिन इसका जो फैसला आया, भारत ने बोला भैया नहीं सुनना है तुम्हारा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। क्योंकि भारत बोला 1972 में, याद है ना मेरे भाई, क्या हुआ था, शिमला समझौता, जिसके तहत क्या बातचीत तय हुई थी हमारी, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे ना कोई भी विवाद होगा। तो ये कहां से आ गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नहीं मानने वाले तुम्हारी बात को, और इसकी बात वैसे भी कोई बाध्यकारी है नहीं, ठीक है। भारत एक संप्रभु देश है, किसी अन्य कंट्री की या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की कोई अधिकार नहीं बनता कि वो एकदम बाध्यकारी कर दे, ठीक है। तो भारत ने कहा भैया हम नहीं मानने वाले, कुछ भी कर लो जाओ। इसके अलावा हमने अपना जो हवाई क्षेत्र था, हमारा जो इंडिया है, पाकिस्तान का कोई भी विमान जो है हमारे एयर क्षेत्र से नहीं जा सकता। तो हवाई क्षेत्र भी प्रतिबंधित है। मई 2025 का जो सैन्य संघर्ष हुआ, उसके बाद से दोनों ही देश ने एक दूसरे के विमानों के लिए एयर स्पेस क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो पाकिस्तान के विमान उद्योग और व्यापार पर मतलब चोट तो आई है। भारत के लिए यार उतनी दिक्कत की बात है नहीं, हमारे पास बहुत सारे रूट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। नाउ अगर हम बात करें लास्ट में, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका तो भारत कड़ा विरोध करता ही है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया पाकिस्तान इसके बगल में, ठीक, ये वाला एरिया हो गया जैसे पाकिस्तान, 1 मिनट, ये हो गया पाकिस्तान। तो जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत क्या हो रहा है, चाइना जो है एक रोड बना रहा है ना, जिसके तहत ये हो गया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया। तो इसमें क्या किया जा रहा है, अरे हटना मेरे भाई, चाइना के द्वारा एक रोड बनाया जा रहा है इस प्रकार से, इसी का नामकरण किया गया है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम है।
इसको लेकर के भारत विवाद इसलिए दर्ज कराता है अपनी, क्योंकि ये भारत के यार जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर के गुजर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया है उससे होकर के रोड जा रहा है। इसी कारण भारत जो है इस पर मतलब सवाल उठाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। सी पैक के बारे में अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो चीनी नागरिक है बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान जो है वो भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक स्वतंत्र देश बनाना है, ठीक बांग्लादेश के जैसे। पाकिस्तान आने वाले समय में मतलब 2-4 टुकड़ों में तो टूटेगा ही, और कभी ना कभी टूटेगा वो। एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया जो है आएगा हमारे हिस्से में, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। बलूचिस्तान जो है वहां पर लगातार विरोध हो रहे हैं, वो अलग एक कंट्री बन सकता है। पंजाब जो देखो, पंजाब हमारे यहाँ ही नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो वो क्षेत्र में भी कई बार विवाद होता है। सिंध प्रांत में विवाद है यार, हर प्रांत में विवाद है। वहां के जितने प्रांत है सब अलग अलग देश बन जाएंगे कभी ना कभी, ऐसा लगता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है उसके द्वारा भी बेसिकली क्या हो रहा है, चीन के जो जो काम करने वाले जो वर्कर्स है उन पर काफी ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि उन भी तो शोषण कारक नीति जो है अपना रहे थे। इसी कारण से भारत तो विरोध कर रहा है, साथ में चाइना को भी अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा मतलब खतरा देखने को मिल रहा है। इस रोड के निर्माण में, सी पैक के निर्माण में ही कई सारे जो चीनी जो बेसिकली काम करने वाले जो सैनिक हैं उनकी हत्या हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। बाकी स्ट्रेटेजिक नेग्लेक्ट जो पॉलिसी है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि पाकिस्तान को पूरे वैश्विक मंच में हर जगह, चाहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पाकिस्तान को क्या करना है, अलग थलग कर देना है। तो ये सारी चीजें जो है इंडिया की जो पॉलिसी है वो करेंट टाइम पर भी आपको देखने को मिलेगी इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को अगर हम लोग समझें तो 1947 में जब से दोनों देश मतलब विश्व पटल पर उभर कर आए, तब से ही हमको क्या देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है। और ये तनाव कभी बढ़ता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। और आगे भी पता नहीं कभी खत्म होगा या नहीं होगा, कुछ समझ में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अभी जैसे जो हम बेसिकली देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है ना। जो ऑपरेशन बेसिकली भारत सरकार ने किया, पाकिस्तान के काफी सारे जो सैन्य ठिकाने थे जो पाकिस्तान के आतंकवादी समूह के, वो सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। तो चीजें जो है दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो पहलगाम में जो पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसके बाद से चीजें जो है बिगड़ चुकी है काफी ज्यादा। और भारत अब क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। जिस भी मतलब मंच की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सार्क की बात कर लें, भारत जाता ही नहीं बैठकों में, है ना। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन के कारण ही सार्क की जो बैठकें हैं वो हो नहीं रही है। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो कुछ खास अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता ही है। ट्रेड वगैरह भी जो है हमारा वो होता नहीं उतना जितना पहले होता था, तो वो सारी चीजों पर भी बैन लगा हुआ है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमको देखने को मिल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आई बातें या नहीं आई, आपके क्या सुझाव है भैया, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आज का पूरा डिस्कशन जो था फिलहाल यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, क्योंकि तो यार कंटेंट बनाने में और कंटेंट को रिप्रेजेंटेशन करने में जो बेसिकली मेहनत जो लगती है काफी ज्यादा लगती है। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल कहानी की तरह आपको एक एक चीजों को जो मेजर मेजर इवेंट्स हैं उनको समझाते हुए चले जाऊं। अब आप ना एकदम जो आपको ये जो पीडीएफ है, आपको पता है एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं कहानी की तरह चीजों को समझा सकूं। केवल फैक्ट फैक्ट बताते चलता ना मैं, जैसा बाकी लोग करते हैं। 47 में एक बार वॉर हुआ भैया, 65 में वॉर हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, याद कर लो, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया गया, याद कर लो। फिर उसके बाद फिर भारत सरकार के द्वारा 71 में फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ भारत सरकार की मदद से, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, है ना। तो इस प्रकार से चीजों को हम फैक्ट फैक्ट पढ़ेंगे तो कितना याद रहेगा। कहानी की तरह समझो ना थोड़ा, कि चीजें इवॉल्व कैसे हो रही है, विकसित कैसे हो रही है। ठीक, तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे तो आपका जो एक अप्रोच है वो बैलेंस तरीके से रहता है, संतुलित रहता है। कल के डेट पे जब आप पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर बन जाओगे तो आप जब पढ़ाओगे ना स्कूल में तो आपको भी आसानी होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो था यहीं तक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की क्लास चाहिए उन लोगों के लिए एक बार, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, अगर आपने नहीं सुना होगा फिर से मैं बता देता हूं, जो पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की जो फीस है ना वो हो चुकी है 5,000। 1 जुलाई से 1 जुलाई 2026 से पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की जो हमारी क्लास चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर,
आप उसको प्राप्त कर सकते हैं 5,000 रुपए में। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जिनको कोर्स चाहिए, जिनको रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, एक मेंटर की, एक टीचर की, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं परचेस। आपको इसके अलावा किसी अन्य बुक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप जाएंगे तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई ना, उसमें पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की भी प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो बुक लिस्ट मैंने बताई हुई है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। कोर्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास चल रही है, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। 5,000 रुपए प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।